हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसे बहुजन महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे साथियों, जिनका इतिहास से कम ही परिचय मिला हुआ है, लेकिन वो अभी नज़दीक के समय में या कह लिया जाए कि बाबा साहब के समकालीन थे और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया योगदान किया है बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज में जन्मे ये महापुरुष जो है कि बहुत बढ़िया उनका योगदान रहा है समाज के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा समाज में बहुत बढ़िया मददगार रहे, यहाँ तक कि बाबा साहब के मददगार भी बने थे। साथियों, उनके विषय पर चर्चा करेंगे, जिनका नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा, बल्कि बाबा साहब के वो एक तरीके से अगर साथी भी कहा जाए तो कम नहीं होगा कि उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा, जिनसे कभी कभी ऐसा समाज में होता है साथियों कि जिनसे कोई उम्मीद ना की जाए और वो बहुत अच्छे कार्य कर जाते हैं, बल्कि जिससे उम्मीद की और कल्पना की जाती है उनसे जो है कि वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, जो कि उन्होंने समाज के लिए बहुत बढ़िया योगदान दिया है, दर्शाते हैं। कवि लिख रहे हैं उनके विषय में कुछ योगेंद्र नाथ मंडल डॉक्टर अम्बेडकर के मददगार बने थे। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो समाज जिनका ऋणी बन जाता है, क्योंकि वो जाने अनजाने में ऐसा काम कर जाते हैं जिससे एक नए इतिहास की नींव पड़ती है। शूद्र समाज में जन्म लेने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल ऐसे ही शख्स थे। सन 1945-46 के आम चुनाव में कांग्रेस ने पक्का बंदोबस्त कर रखा था कि दबी पिछड़ी जातियों का कोई सदस्य जीतकर संविधान सभा में ना पहुंच पाए, लेकिन कांग्रेस की इस साजिश को जोगेंद्र नाथ मंडल ने चारों खाने चित्त कर दिया। उनकी रणनीति, चतुराई और मदद से बाबा साहेब न सिर्फ संविधान सभा में पहुंच पाए, बल्कि बाद के दिनों में भारतीय संविधान के शिल्पकार भी बने। यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि कभी बता रहे हैं कि बाबा साहब के मददगार भी बने, और कभी कभी ऐसा ना भी सोचे कि इस आदमी से हमको ऐसी उम्मीद है, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए ऐसे काम कर जाता है जिसका इतिहास में नाम अमर हो जाता है। ऐसा कहना है और ऐसा बहुत बार हुआ है। उन्होंने समाज के क्षेत्र में, जोगेंद्र नाथ मंडल ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और हमको अपना ऋणी बना करके, आज इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन हम और हमारी पीढ़ियाँ उनकी ऋणी रहेंगी। उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया हमारे लिए। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, बंगाल की भाषा में नमो शुद्रा कहे जाने वाले समाज में 29 जनवरी 1904 को जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म हुआ। उनका जन्म स्थान बरिसल जिले के माइसकड़ी है। उनकी माता का नाम संध्या और पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था। 6 भाई बहनों में जोगेंद्र नाथ मंडल सबसे छोटे थे। उन्होंने 1924 में इंटर और सन 1929 में बीए पास किया। उन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले ढाका और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की। पढ़ाई के बाद मंडल के सामने सरकारी नौकरी हासिल कर अच्छी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता साफ था, लेकिन तब उनको समाज और उसकी बदतर स्थिति की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी कर वे अपने समाज का अधिक भला नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर उन्होंने 1935 में कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की मदद करने की इच्छा लिए वह अपने निवास बरिसल पहुंच गए, जहां वह जिला कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करने लगे। बरिसल में वकालत करते हुए उन्हें यह एहसास हुआ था कि बिना सत्ता में आए वह अपने समाज के लिए सीधे कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गए और कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए। सन 1937 में उन्हें जिला काउंसिलिंग के लिए मनोनीत किया गया। इसी वर्ष उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का सदस्य चुना गया। सन 1939-40 तक वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब आ गए, मगर जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस के एजेंडे में दलित और शोषित समाज के लिए ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं है। साथियों, यहाँ विचार करेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल बता रहे हैं कि 1924 और 1929 के साथ उन्होंने शिक्षा ली, और शिक्षा लेकर के वो उनके मन में ये चिंता सताने लगी कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि उस समय जो बहुजनों की स्थिति थी बहुत बद से बदतर थी, और उस चीज़ की उन्होंने ये ठान ली कि हमको भी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। उनकी ऐसी चेतना जागी
और उस पर वो विचार करके काम करना शुरू किया। काम करने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि ऐसे तो हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर उन्होंने वकालत शुरू की कि वकालत के जरिए हम अपने समाज को कुछ ना कुछ एक नई दिशा, एक नई पहचान दे सकेंगे। लेकिन जब वकालत करते करते फिर वो कांग्रेस पार्टी के समक्ष आ गए, उसमें शामिल हो गए और उसमें उन्होंने एक अच्छा स्थान हासिल किया, एक अच्छे नेता बन गए। समाज सुधारक के रूप में उन्हें हम याद करते हैं। लेकिन उसमें कुछ दिन रहने के बाद जो है कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो हिंदुत्ववादी थी, यहाँ हम कह सकते हैं। और जो जोगिंदर नाथ मंडल की थी वो कि समाज में जो दबे पिछड़े और कुचले लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन यहाँ जातिवाद का पीछा भारत में बहुत सदियों से चला आ रहा है साथियों, और ये जातिवाद पीछा अभी तक पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से ये खत्म नहीं हुआ है। ये कहीं न कहीं इसका दंश जो बहुजन समाज में आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाती है कि ये जातिवाद का जो दंश है ये बहुत ही ज़्यादा समाज को झेलना पड़ता है। उसी के ऊपर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते तो जोगिंद्र नाथ मंडल भी पढ़ लिख करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने जब ऐसी समाज की स्थिति देखी तो उनमें उनके अंदर भी करुणा जागी और वो समाज के लिए काम करने के लिए ठान लिया। और जहाँ तक हो सका उन्होंने अपना जीवन बहुजन समाज के लिए ठाना है। एक मध्यम परिवार में उनका जन्म होने के नाते 5-6 भाई के बीच में था और वो सबसे छोटे थे। तो परिवार में ज़्यादा परिवार होने के नाते परिवार की भी स्थिति ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन यह है कि उस समय थोड़ा बहुत तब तक देश जो आज़ाद होने के करीब पे था, 45-46-47 में आज़ादी हुआ। साथियों सबको ये इस बात का एहसास है, पता है। तो उनको पढ़ने लिखने का थोड़ा अवसर मिल गया। उस समय तक शिक्षा जो है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए जो मेहनती छात्र होते थे बच्चे, वो किसी न किसी तरीके से कष्ट और परेशानियों को सह करके फिर भी वो पढ़ाई अपना हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेते थे। यही चीज़ लिख रहे हैं। अब आगे की लाइनों में बताते हैं। इसी बीच जोगिंदर मंडल डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में आए। उनकी विचारधारा को अपने करीब पाकर वह 19 जुलाई 1942 को अपने साथियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर के अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में शामिल हो गए। बाद के दिनों में बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कर बंगाल में डॉक्टर अंबेडकर के काम को आगे बढ़ाया। आज़ाद भारत में कानून मंत्री बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, तब योगेंद्र नाथ मंडल ने इसका नेतृत्व संभाला था। साथियों इस पर विचार करें। वो बता रहे हैं कि 1940-42 के आसपास वो बाबा साहब के संपर्क में आ गए, अर्थात उनसे जो है उनका विचार और उनका विचार आपस में मिलने लगा। इनके समकालीन समाज सुधारक थे या नेता हम कह लें, तो बाबा साहब से उनके संपर्क में आ गया और बाबा साहब का उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन जो एक नामक संस्था थी उसको बाबा साहब ने चलाया था और उसमें बाबा साहब सब लोगों को जोड़ जोड़ करके जो है कि एकता और की ताकत बना रहे थे। जोगिंद्र नाथ मंडल का साथ पाने के बाद बाबा साहब की थोड़ी सी सक्रियता बढ़ी और उनको थोड़ा सा ताकत मिला और उसके सहारे वो उन्होंने जो है कि वो श्रम कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब स्थापित हो गए। तो कानून मंत्री के रूप में स्थापित होने के बाद बाबा साहब को पूरा समय नहीं मिल रहा था कि वो अपने मीटिंग और अपने संगठन के लिए वो पूरा समय दे पाते। और उस समय जोगिंदर नाथ मंडल ने जो साथ बाबा साहब का निभाया, कह लिया जाए साहब उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतना ही कम है, क्योंकि जोगिंदर नाथ मंडल जो है वो बाबा साहब से एकदम गहरे मित्र के रूप में बन गए और उनको अपना आदर्श मान करके, क्योंकि बाबा साहब उनसे भी कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे, इसलिए जो है कि उनकी बातों का समझ में आता था कि अगर हमें इस विचार पे और इस कार्य को करना है, बहुजन को जो परेशानियां अगर उसे हमें दूर करना है तो हमें बाबा साहब का साथ लेना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा और उनकी विचारधारा ये आपस में समन्वय करने लगी। तो इस उद्देश्य से वो बाबा साहब के संपर्क में जा करके और उनसे एक मित्रता बनाई और दोनों मिल करके एक बहुत बढ़िया मजबूती संगठन उठा करके, जो कि उस समय शिक्षित समाज तो बिल्कुल था ही नहीं, बहुत कम लोग ही शिक्षित थे उस दौर में, लेकिन फिर भी ये दोनों महान कार्यकर्ता आपस में मिल करके और जो बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन जो उनकी संस्था थी, जो उनका संगठन का जरिया था, जब बाबा साहब मंत्री के रूप में वहाँ हो गए, सरकारी कामकाज के कारण उनको उतना समय नहीं मिल जाता था, तो ये गांव-गांव जा करके जोगिंदर नाथ मंडल और एकता को जोड़ते और सभी बहुजन
दबे कुचले और शोषित समाज को समझा करके और उनको एक जागरूक करते। ये इतना बड़ा जो कार्य उस समय के दौरान में जोगिंदर नाथ मंडल किए, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने भी बाबा साहब का तो परिचय अब तो पूर्ण रूप से मिल रहा है साथियों, लेकिन उस समय उनको भी दबाया गया इतिहास में। लेकिन ये है कि धन्य है हमारे देश के जो मौजूदा कवि हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं से बाबा साहब की जितनी किताबें लिखी हुई थी और जितनी उनके विषय में जानकारियां थी, लगभग किताबों के माध्यम में सब मिल जाएंगी। लेकिन अभी पूर्ण रूप से अभी भी हमारा अम्बेडकरवाद के रूप में हमारा समाज को जिस हिसाब से चलना चाहिए वो चल नहीं रहा है। तो यही कवि का कहना है। आगे की लाइनों में क्या लिखते हैं। बाद के दिनों में वह मुस्लिम लीग के ख्वाजा निजामुद्दीन के मंत्रिमंडल में इस उम्मीद से जुड़ गए कि यह सरकार शेड्यूल कास्ट के कल्याण के लिए कुछ करेगी। इस सरकार में वे प्रथम कानून एवं श्रम मंत्री बने। शासन में रहते हुए जोगिंद्र नाथ मंडल ने अस्पृश्य समाज के लोगों को शासकीय नौकरी में लाने के लिए भरपूर प्रयास किया। शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने बैगई हलदार पब्लिक एकेडमी की स्थापना कर नमोशूद्रों के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली। समाज के जागृति के लिए उन्होंने जागरण नाम से साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया। इसी कार्यालय से उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बुलेटिन का भी प्रकाशन किया। साथियों, यहाँ वो बताते हैं कि जोगिंदर नाथ मंडल जो है वो बैगई हलदार पब्लिक एकेडमी उसकी उन्होंने स्थापना करी, जिसमें कि वो नमोशूद्रा एक संगठन था, उसका एक नाम था। उसे नमोशूद्रा में जितने भी शोषित वंचित और पिछड़े दबे कुचले लोगों को जो एकत्रित करते थे, उनके लिए उन्होंने स्कूल खुलाए। और जब उन्होंने श्रम मंत्री के रूप में वो कार्यरत हुए जोगिंद्र नाथ मंडल, तो उन्होंने इन दबे कुचले समाज के लिए शिक्षा के लिए संस्थान किए। उन्होंने शिक्षा संस्थान खोले और उनको रोजगार के लिए कि ताकि इनको भी सरकार की नौकरी में रोजगार का हिस्सा मिले, मौका मिले। इसके लिए जोगिंद्र नाथ मंडल ने काम किया, इसलिए उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है हमारे द्वारा। तो जोगिंद्र नाथ मंडल का बहुत महान कार्य रहा है, इससे हम अपने आप को मुंह नहीं चुरा सकते हैं, बल्कि जो किताबों में उनका वर्णन मिल रहा है, हमें उसे याद करके अपने युवा साथियों को चैतन्य होना चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए और उनकी विचारधारा को भी अपने मन में धारण करके हमें भी एक अच्छे इंसान के बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये मैं बार बार युवा साथियों को अपनी हर कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में मैं उनके लिए प्रेरणादायक बनूँ, शायद उन्हें अच्छा लग जाए। बाकी अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं। अप्रैल 1946 में उन्हें बंगाल की सरकार में सोहरावर्दी मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले। उन्होंने वहां की दलित शोषित जातियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान पाकिस्तान सरकार द्वारा दबी पिछड़ी जातियों के कत्ले आम से आहत होकर जोगिंद्र नाथ मंडल 8 अक्टूबर सन 1950 को लियाकत अली खां के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारत आ गए। साथियों, उस समय जैसा कि आज पाकिस्तान अलग हो गया है, लेकिन 45-47 के दौरान जो है कि पाकिस्तान भारत में ही था और इनको वहाँ सरकारी मंत्रिमंडल के रूप में स्थापित होकर के इनको सरकारी पद मिला संभालने के लिए। और उसमें इन्होंने काफ़ी इस जातियों पर सुधार करने की बार बार कोशिश करते रहे। और 1950 में बता रहे हैं कि जब उन्हें नहीं इस तरीके से मौका मिला तो लियाकत अली खां के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र वो दे करके और फिर पुनः भारत की आज जो हम भारत जिसे कह रहे हैं उस सीमा में वो लौट आए, क्योंकि उस दिनों जो है वो पाकिस्तान में भारत में ही था, तो सारा समूचा देश एक था। तो इनकी जो मंत्रिमंडल था, इनको जो कार्यभार मिला था, वो उस समय अभी मौजूदा देखें तो वो पाकिस्तान में था। कभी का बताने का संकेत यही है। सन 1945-46 में देश में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव के द्वारा विभिन्न राज्यों से 1585 लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य चुने जाने थे। इन्हीं में से कुछ को संविधान निर्माण समिति के लिए चुना जाना था। अनुसूचित जातियों के लिए देश भर में कुल 151 स्थान आरक्षित थे। बंगाल में 30 सीटें थीं, जिनमें से 3 सीटें संविधान निर्माण समिति के लिए थीं।
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने देश भर में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से नतीजे आए तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी, जहां से जोगिंदर नाथ मंडल चुनकर आए थे। दूसरी ओर देश के संविधान निर्माण में दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर परेशान थे, लेकिन दलित समाज के किसी सदस्य के चुनाव नहीं जीत पाने के कारण कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। स्थिति को भांप कर जोगिंदर नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल से नामांकन पत्र भरने का न्योता दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को जिताने की जिम्मेदारी जोगिंदर नाथ मंडल पर थी। उन्होंने बंगाल के सभी अनुसूचित जातियों के विधायकों की बैठक बुलाई और उन्हें समझाया कि डॉक्टर अम्बेडकर का जीतना क्यों जरूरी है। जोगिंदर नाथ मंडल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उनके अथक प्रयास से अंततः डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीत गए। जोगिंदर नाथ मंडल के इस योगदान का बहुजन समाज हमेशा आभारी रहेगा। 5 अक्टूबर 1968 को उनका देहांत हो गया, साथियों, परिनिर्वाण हो गया। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं, विचार करें कि जोगिंदर नाथ मंडल को जिस समय अब यहाँ बता रहे हैं कि 151 सीटें इनके लिए आरक्षित थी, और जब देश भर में शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन जो संगठन था, इन्होंने पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़ा किए कि चुनाव में जीत कर आएंगे, ताकि हमें इस सभा में जा करके हमें भी अपना हक और अधिकार लेने के लिए हमें मौका मिले। लेकिन किंतु एक सीट जीत करके आई, वो भी जोगिंदर नाथ मंडल, और वो कलकत्ता से थे। इसलिए जो है कि बाबा साहब को इस चीज़ की बहुत बड़ी चिंता हुई, और उस चिंता के कारण जो है कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि संविधान सभा का भी गठन हुआ था और उसमें जिम्मेदारी थी कि ताकि इनको भी संविधान में सारे आरक्षण और सारी सुविधाएं उन्हें दी जाए, इन्हें बराबरी का मौका दिया जाए। लेकिन बाबा साहब इस चीज़ से बहुत ही परेशान थे। उस समय जोगिंदर नाथ मंडल ने जो बाबा साहब का साथ निभाया, या यूं कहें साथियों कि एक माँ एक बेटे या एक बाप एक बेटे का जो भी साथ निभाता या जो करता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई मोल नहीं होती। ठीक उसी तरीके जोगिंदर नाथ मंडल को हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो बाबा साहब का जो साथ निभाया, उसकी सराहना के लिए कोई शब्द नहीं बयां कर सकते हैं साथियों, कि आज जो हमें संविधान के द्वारा जो सुकून की 2 रोटी मिल रही है बाबा साहब की बदौलत, लेकिन उसके साथ में जोगिंदर नाथ मंडल को भी हम नाम लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बाबा साहब का योगदान दिया कि पूरे देश में कहीं से और कोई उतना बड़ा उनको साथ योगदान नहीं दिया। उन्होंने चाहते तो वो खुद वहाँ से वो अपना लड़ करके सीट और आते, लेकिन उन्होंने खुद अपने यहाँ न्योता दिया और उस जगह से बाबा साहब को खड़ा करके और उन्होंने वहाँ से उनको जिताया, और उसी जिताने के बलबूते पे ही बाबा साहब को वो मौका मिला संविधान सभा में कि वो चल करके जो है कि भारतीय संविधान की संरचना कर पाए। इसलिए जोगिंदर नाथ मंडल का भी योगदान बहुजन समाज के लिए जितना भी है, बहुत ही ज़्यादा है साथियों। इसलिए हमें विचार करके अपने महापुरुषों को, ज़्यादातर मैं युवा साथियों को सचेत करूँगा कि याद करो कि एक अकेला उस समय बाबा साहब का भी साथ देने के लिए कोई था, जो कि इतना बड़ा महान कार्य कर पाए बाबा साहब। आज वो पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है, आज तो उनके बहुत से अनुयायी हैं। लेकिन अगर इसका 10वां हिस्सा भी अगर उस समय बाबा साहब को हमारा अगर समाज शिक्षित होता, अगर उनको 10वां हिस्सा भी योगदान अगर हमारे समाज का मिला होता, तो बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ ठाने, बहुत कुछ करके गए हैं। लेकिन हमको जो आज तक अभी नहीं कर पाया, हम बहुत ज़्यादा तरक्की और बहुत पहले हमारा समाज तरक्की कर जाता और हमको पूरे हक अधिकार समाज में और सम्मानपूर्वक जीने के लिए हमको मिल जाता था। वीडियो साथ में बड़ी हो रही है, इसलिए इस वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आगे फिर किसी बहुजन महापुरुष के विषय पे हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से साझा करेंगे। साथियों, मैं किताब के माध्यम से एक छोटी वीडियो डाल करके आप लोगों के सामने परोसता हूँ, पेश करता हूँ। इसमें अगर मेरे बोलने चालने में कहीं त्रुटि होती है या शब्दों से होती है, तो मैं इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये निवेदन है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में, पढ़ने लिखने वाले में, खासकर पढ़ने लिखने वाले बच्चों से मेरा ज़्यादा अपील है, उन्हीं के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को देखें और इसको समझें, इस पर विचार करें कि हमारे हक में क्या चीज़ है और हमें किस चीज़ से लाभ हो सकता है, और अपने इतिहास को जानें। इसी जानकारी माध्यम के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ उठाएं और
आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो मुझे भी इसकी खुशी होगी। मैं तो एक समाज सेवा समझ करके ये कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों इसमें रुचि लें साथियों। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।